क्या हाल बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कारम, स्वागत 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 आप सभी का। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप क्या क्या सोच के आए और इतने कम बच्चे? लग रहा है प्रीलिम्सा था वालों को ये लग रहा है कि ये हिंदू का लेक्चर अभी है। अच्छा, तो कल क्लास में नहीं ले पाया था, कुछ रीजंस थे, और आज इसमें जो डिस्कशन होगा उसमें हिंदू पे तो होगा, लेकिन सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो होगा प्रीलिम्स का जो आगे का सिनेरियो है। एक बार मैं पहले क्लियर कर लूं कि क्या ये क्लास प्रीलिम्स के सभी बच्चों को दी गई है, सभी बैच में, या नहीं दी गई, तभी ये, क्योंकि बच्चे इतने कम कैसे हो सकते हैं, वो भी प्रीलिम्स के नाम पे। मुझे तो लग रहा था। एक मिनट के लिए बच्चों, बस। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, तब तक बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। क्या क्या है आज डिस्कशन को, और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे प्रीलिम्स वाले सेशन पर। यानी जो मैंने टॉप 100 चैप्टर बनाए हैं, 15 चैप्टर सी सेट के, और क्या है वो जो 1 अप्रैल से फिर से अ काइंड ऑफ मेंटोरशिप शुरू होने जा रही, जो समझिए कुछ भी बिल्कुल फ्री है। केवल आप उतना ही पैसा दे रहे हैं, 99, 299, 499, जो एक्चुअल में ऐप और जो भी हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं उनके लिए है। एब्सोल्यूट फ्री मैं आप सबके लिए। जैसे पिछले साल मैंने मार्च में ही लगभग एक प्रीलिम्स के लिए सेशन स्टार्ट किया था, सेम वैसा ही, बट ये थोड़ा अलग लेवल का है। यानी इसमें हम टॉप 100 चैप्टर पर ही फोकस है। गुड इवनिंग बच्चा लोगों, आवाज आ रही सभी बच्चों को? ठीक है। तो आज क्या क्या विषय है आज हम पढ़ेंगे। अगर हिंदू को देखें तो जल जल संरक्षण में समुदायों की भूमिका, वाटर स्ट्रेस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा भी हुआ है, और जल तनाव, जल संकट आज एक वास्तविकता भी है ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में। तो स्वाभाविक रूप से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। और केवल ज्योग्राफी नहीं, यानी जो विश्व के, भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जिसमें जल भी है, बट इसके साथ साथ जीएस पेपर 1 सोसाइटी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, यानी गरीबी को हम विकास के माध्यम से तभी दूर कर पाएंगे जब हम जल संरक्षण को प्राथमिकता देंगे, तो वहां से भी कनेक्ट हो रहा है। जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, वहां से भी कनेक्ट हो रहा है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट से कनेक्ट हो रहा है, और प्लस एसे के साथ तो कनेक्ट हो ही रहा है। वो मैं कर ही देता हूं, उसमें सोचने की जरूरत नहीं। तो बहुत अच्छा विषय है। फिर इसके बाद हम लोग प्रीलिम्स के बारे में पढ़ेंगे। अंटार्कटिका के नए बेड मैप में, यानी अंटार्कटिका का एक मैप जारी हुआ है, और उसको लेकर के क्या क्या प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद अब हिंदू में आ जाया था, यानी क्वालिटी ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस, यानी जैसा कि आप सबको पता है जो हमारी एनआईआरएफ रैंकिंग होती है उसमें, उस पर बहुत से टॉपिक मैंने कराए। उसी में से एक है कि पब्लिकेशन हमारे यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो भी हम पब्लिश करते हैं रिसर्च वगैरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं, और बहुत बारी मैं करा चुका हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बारी हो चुका अमेरिका, ट्रंप, इन सब पर। ये जुडिशरी वाला जो मामला चल रहा है वो भी कई बार हो चुका है। ये अपने लिए फिलहाल के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर इसके बाद आता है आ, भारत और म्यांमार के बीच का पूरा रिलेशन, आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी भाषा, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और फिर इसके बाद आता है क्यूबिज्म का भारत में विकास कैसे हुआ, कुछ प्रीलिम्स के लिए है ये। फिर इसके बाद हम ईडी और फेमा के बारे में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी है, बट थोड़ा सा इसमें इकोनॉमी के मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का संदर्भ है, सरकारी नीतियों का संदर्भ है, और इंडियन पॉलिटी का भी इसमें रेफरेंस मैंने लिया है। राइट टू प्राइवेसी के साथ जोड़ा हुआ क्या है,
अंदर पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। फिर इसके बाद क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर फ्रेमवर्क क्या है सेबी का, कितने बच्चों को पता है, नहीं पता, तो इस बार प्रीलिम्स में ये आ रहा है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले सभी समाचार पर नजर डाल लेते हैं। जल संरक्षण में समुदायों की भूमिका क्या है, जरा एक बार देखिए। इसके अंतर्गत भारत में जल संकट तेजी से गहराता जा रहा है। नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018, 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी। यानी जितना हमारी आज की डिमांड है उससे, मतलब जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसका 2 गुना, यानी अगर 10 लीटर है तो 20 लीटर की डिमांड हो जाएगी। और फिर जल तनाव गहन हो जाएगा और भविष्य में चाहे वो छोटे छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर जल युद्ध की भी संभावना बनेगी। वाटर वॉर्स, जैसे आप ध्यान से समझिए, इसमें लिखा नहीं, जो ये मैं बिटवीन द लाइंस आप निकालिए तो आप देखिए वॉर कैसे लड़े जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये फील्ड में लड़े गए, मैदान में। इसके बाद एक कोल्ड वॉर हुआ जो कि मैदान में लड़ने की बजाय डिप्लोमेसी में लड़ा गया, यानी जितने भी डिप्लोमेट्स थे, राजनेता थे, उनके मस्तिष्क से लड़ा गया। फॉरेन पॉलिसीज के रूप में उसका बेहतर ढंग से इंप्लीमेंटेशन हुआ, आप देखिए। फिर उसके बाद आपने पढ़ा ट्रेड वॉर, यानी जैसे चाइना इमर्ज करता है और फिर अमेरिका और चाइना से शुरू होकर के पूरे विश्व में ट्रेड वॉर एक संकल्पना के रूप में सामने आता है, एक कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आता है, जिस पर यूपीएससी आपसे प्रश्न भी पूछता है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं एक शब्द आता है टेक्नोवार, जो चाइना और अमेरिका में स्टार्ट हुआ, फिर संपूर्ण विश्व में फैला। यानी जैसे अमेरिका ने कहा कि भाई हमारे यहां, मतलब उसने कहा कि हमारे यहां की टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है वो चाइना को नहीं मिलेगा, अगर हम एक वाइडर एस्पेक्ट्स में देखें तो हम कहते हैं टेक्नोवार। ध्यान से समझिएगा, यानी कि टेक्नोवार। अब वाटर वार की कंडीशन बनेगी, ये मैं अभी से कह रहा हूं, अभी इस पर लिखा नहीं जा रहा, आने वाले समय में आप देखेंगे मुश्किल से 1 साल 1.5 साल में ऐसे ही आर्टिकल की भरमार रहेगी, वाटर वार वाटर वार वाटर वार। तो ये वाटर वार का समय यहां से डेवलप होगा, ध्यान से समझिएगा। तो क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई आपके पास है नहीं, तो स्वाभाविक है जब भी संसाधनों का क्रंच होता है तो फिर संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। आप संघर्ष के लिए तैयार रहेंगी आगे आने वाली पीढ़ियां। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो, इसके जो टारगेट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए नहीं कि अभी की मानवता को बेहतर बनाएंगे, अपितु हम आने वाले जो हमारी जो संतानें होंगी, यानी मेरी संतान, फिर उसकी संतान, तो जो हम भविष्य की पीढ़ियों को देने जा रहे हैं वो क्या देने जा रहे हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, और उसमें भी जल जो जीवन के लिए आधारभूत है उसकी कमी हम करने जा रहे हैं अगर हमने इसको बेहतर ढंग से मैनेज नहीं किया तो। आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में जल संरक्षण के लिए, यानी स्वाभाविक अगर समस्या है तो समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा, और समस्या है तो बहुत सारे हिस्से यहां पर आकर के जागृत हो जाएंगे, जैसे वे सपने जो हमें सोने ना दे। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आवर 2 कीज टू सक्सेस। अब जरा देखिए, वे सपने जो हमें सोने ना दें कि 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, ये वे स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहे। और करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आवर 2 कीज टू सक्सेस, ये पंक्तियां हो गई जो कह रही हैं कि अब समय आ गया है कि हम स्वीकार करें कि हम जल तनाव, जल संकट की स्थिति में है। आने वाले समय में वाटर वॉर्स होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के ये अनुकूल नहीं है। ऐसे में अब हमें सुधार करने की निष्ठा दिखाते हुए जल संरक्षण के लिए कुछ नवाचारी कदम उठाने चाहिए, और वही मैंने आपको पढ़ाया। कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपको याद होगा विकास प्रक्रिया में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आज फिर से वही आया है, आज वाटर मैनेजमेंट के संदर्भ में आया, यानी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। समुदाय का मतलब जैसे हम और आप, हमारे पास अगर छत है तो हम उस छत पर जो भी बारिश का पानी है उसको क्या करें, स्वाभाविक रूप से इकट्ठा करने की कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़े, सरकार के सहयोग से और स्वयं आपस में कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करके। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, वहां बारिश हुई, उस सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा तालाब बना करके उस पानी का संरक्षण किया जाए, और
उस सोसाइटी में जितने भी पार्क यानी जितनी भी गाड़ियां वगैरह पार्क हैं उन सब की सफाई में शुद्ध पानी ना इस्तेमाल करके उसी पानी को जो तालाब में है प्यूरिफाई मशीन के द्वारा प्यूरिफाई करके इस्तेमाल किया जाए। तो इससे हम इसी को कहते हैं वाटर मैनेजमेंट और इसी को कहते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। यानी जनता को भागीदार बनाओ जल संरक्षण में, तालाब बावड़ी जो बंद हो चुके हैं उनको खुलवाओ और समूह के सहयोग से जल संरक्षण को बढ़ाओ। यही है विजनरी डिसीजन। भी सरकार को इस पर काम करना होगा। इसी विषय पर अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद स्वाभाविक रूप से अब यहां पर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर हम लोग करेंगे। दिस इज नॉट एड, ठीक है। ये है विजय बैच 2025 प्रीलिम्स की अंतिम जीत। यानी अंतिम जीत का मतलब क्या है कि 25 मई स्टेप बाय स्टेप सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत में करने जा रहा हूं। ये है क्या, जरा एक बार इसको देखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आप सब थोड़े बहुत उत्सुक हैं इस विजय बैच को लेकर के कि ये विजय बैच है क्या, और इसको लेकर के नहीं है तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी आप अपने आप उत्सुक होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्लान आपके सामने रखने जा रहा हूं और खासकर जो बच्चे अभी प्रीलिम्साथॉन में या पीवाईक्यू या पीक्यू में या आधारशिला यानी प्रीलिम्स के मेरे किसी भी सेशन में शामिल हैं, इनफैक्ट जो पीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों जो यूपी पीसीएस हो, 71 बिहार पीसीएस हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, एक बार जरा बस प्लान को सुनिएगा। बनाया मैंने स्वाभाविक रूप से यूपीएससी के लिए, सिंपल सी बात है, मैं अपनी हर चीज में क्लियर होता हूं। बनाया मैंने यूपीएससी के लिए क्योंकि बड़ी तपस्या हमने की है, हमारी पूरी टीम ने की है और आप सब बच्चों ने की है, यानी आप सब हमारी टीम का ही हिस्सा है। कि आप सब पिछले 9 महीने से तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रीलिम्स की, चाहे जीएस हो चाहे सीसेट हो, हम लोगों ने पागल की तरह बेहतर ढंग से नए तरीके से काम करने की कोशिश की, ठीक है। और उसी प्रक्रिया में चूंकि होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रक्रिया में जैसा अभी उस दिन अभिषेक का मैसेज आया मेरे पास, अपना पुराना बच्चा है, उसका रेफरेंस लेकर के मैंने आप लोगों को बताया कि उसने लिखा था कि सर अब सब कुछ गड्डम गड्ढ हो रहा है, यानी सब मिक्स हो जा रहा है और अब प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। कई और बच्चों के आने लग गए मैसेज कि सर अब प्रेशर आने लगा है, यानी इस समय अब बिखरने का समय आ गया। किसका समय आ गया, पॉइंट को पकड़िएगा, बिखरने का समय आ गया। एग्री करते हैं आप सब लोग? एक बार बताओ भाई, मुकेश, गुड्डू, मोहिनी, तहसीन, ज्योति, जितने भी बच्चे भी देख, क्या बिखरने का समय आ गया कि नहीं? बिल्कुल, ये बिखरने का समय। इसलिए नहीं कि आप जानबूझ के बिखरते हैं, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है, इतना वाइड है कि एक एम लक्ष्मीकांत ही इतनी मोटी है कि नहीं। और लोग कहते हैं टॉपर्स की सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इतनी ढेर सारी एनसीईआरटियां, इतनी ढेर सारी। अब आप बताओ कि क्या आप एम लक्ष्मीकांत रिवाइज कर पाओगे, क्या आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, या कोई और XYZ कंटेंट या बुक? अब इसका मतलब क्या होगा, बिखरना स्टार्ट। तो उसी बिखरने को संभालने का एक मेरा प्रयास है, जिसमें आज स्टेप 1 के बारे में केवल आपको जानकारी मिलेगी। स्टेप 2 मेरे प्यारे बच्चों कल आपके होश उड़ा देगा। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि धीरे धीरे, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये है स्टेप 1। तो जैसे आप सब में से बहुत से बच्चे होंगे, उनको ये लगेगा कि यार सुनील सर तो टॉप 100 चैप्टर पहले भी दिए थे, तो कोई बात नहीं, टॉप 100 चैप्टर दे रहे हैं और 15 सीसेट का उन्होंने बता ही दिया था, वही फिर से दे रहे हैं। हां, उन्होंने करंट अफेयर्स का एक अलग प्रकार का सिस्टम डेवलप किया बच्चों, पिछले 6 महीने का, देखो आप लोगों की बहुत सी समस्या थी। नवंबर 2024 से
अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स हम कराने, सॉरी 25 का करंट अफेयर हम कराने जा रहे हैं, यानी आपकी करंट अफेयर्स की समस्या का भी ऑलमोस्ट समाधान यहां पर ढूंढने की कोशिश हुई। यानी ये तीन चीज हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं और प्रीलिम्स की लड़ाई को खत्म करने जा रहे हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक में यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसको रोकना नहीं, पॉइंट को कॉपी पेन उठाइएगा, लिख लीजिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसे आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, वो जैसे चला रहे हैं वैसे चलिए। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है इसके लिए, एक्स्ट्रा टाइम निकालना है इसके लिए। अब आप देखिए, आपको मैंने बिखरने से बचाया और लाइन बाय लाइन यहां नहीं पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना कल हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, केवल यहां पर चाहिए मेरी मेंटरशिप। ठीक है? नहीं, तहसीन तहसीन फातिमा कह रही कि सर मैंने परचेज कर लिया, आई ट्रस्ट योर स्ट्रेटजी। बेटा नहीं तहसीन, मुझे इस बार मुझे मेरी स्ट्रेटजी ट्रस्ट, मुझे चाहिए रिजल्ट। ना मुझे मेरी तारीफ चाहिए, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए, मुझे चाहिए केवल केवल भाई, क्योंकि मैं मेंस में दावे करके बैठा हूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और ये मत समझना, जब मैं कहता हूं कि मैं मेंस में दावा करके बैठा हूं तो वो दावा सत्य है, बट ये उन्हीं बच्चों पर एप्लीकेबल होता है जो थोड़ा पढ़ रहे हो। अब पता चला कि प्रीलिम्स के आपका मेंस तुक्के से निकल गया, अब आप मेंस के टाइम बता रहे सर मेरा हो गया, अब मैं 1.5-2 महीने में क्या आपका कल्याण कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। 1.5-2 महीना क्या होता है यार। ठीक है, पहले दिन से अगर मुझे पता होता 25 मई की रात तक सभी कोचिंगों के आ जाते हैं, रात तक आपको पता लग जाएगा, रात में सबके मैसेज आ गए कि सर मेरा इतना है, मेरा इतना है। समझ गए आप लोग? तो मुझे प्रीलिम्स आप लोगों से चाहिए। ये मैं डरा हुआ हूं, यह बैच उसका भी एक परिणाम है, क्योंकि आपको पता होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था और मैंने स्टार्ट कर दिया, आपके पास डायरेक्ट सूचना पहुंची। क्या सही? मैंने कहा था कि मैं 100 चैप्टर दूंगा। करंट का हमने साल भर का ठेका लिया था, वो आपको कराया है। और जिन बच्चों ने करंट किसी वजह से नहीं देखा था मेरा हिंदू, मैंने उनको विजन रिकमेंड भी कर दिया था, क्योंकि मैं अकेला अपने आप को तुर्रम नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि मार्केट में जो अच्छा आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद भी मैंने इसको एकाएक क्यों लॉन्च किया, आप मुझे स्वयं बता सकते हैं, जबकि इसमें मुझे ही उलझना, जबकि 1 तारीख से मेरी ढेर सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, आप जरा विचार कीजिए। और सडन, तो उसके पीछे रीजन है डर। शब्द लिख लीजिएगा, सुनील अभिव्यक्ति का डर। मैं डरा हुआ, मुझे नहीं पता कितने बच्चे इसमें से निकलेंगे। दिल से कह रहा हूं, मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी कह रहा हूं कि मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि पेपर का नेचर थोड़ा सा अलहदा हो गया है, थोड़ा अलग हो गया। हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड वगैरह बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने एक बड़ा डर है कि मुझे मेंस में बच्चे चाहिए। तो ये उसका भी परिणाम है कि जो यूट्यूब के बच्चे हैं, कुछ जो एक्चुअल में कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसे की तंगी, पैसों की कमी, तो अब उनको कोई समस्या नहीं, वो आराम से आकर के इसमें जुड़ जाएंगे। जैसे पीछे मैंने किया था कि क्योंकि कुछ और बच्चे आ जाएं, जिससे कि थोड़े मेंस के रिजल्ट और हो जाएं, क्योंकि फिर एक समा बनता है, एक बढ़िया से काम करने का, और दिल करता है कि यार इस बार मेरे पास इतने बच्चे, लगा दो आग, एकदम मेहनत कर दो, नुकसान बर्दाश्त कर लो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, कि ये मेरा डर है। जैसे पिछली बार मैंने, आपको याद होगा, पीवाईक्यू एफपीक्यू बैच स्टार्ट किया था रूपीन 99 में, और 1000 से ज्यादा बच्चे आ गए थे। ठीक है ना? वही फिर से टारगेट है, कुछ और आ जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में मैं बहुत डरा हुआ। अपने लिए कभी मैं नहीं डरता यार। हमने प्रीलिम्स तो, हम लोग जैसे, मेरे बारे में तो फेमस था कि ये बंदा प्रीलिम्स कहीं फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आपकी जनरेशन में जो भी बच्चे, जैसे बहुत ज्यादा प्रीलिम्स का इश्यू आ रहा है, तो अपने ऊपर किसी ट्रस्ट की कमी से नहीं, इसे आप
क्योंकि जैसे पिछली बार 110 बच्चों ने कहा प्री के बाद, उनका मैंने ग्रुप बना दिया। 110 स्टूडेंट्स, 110 बच्चे हमने प्रीलिम्स के बाद उनका ग्रुप बनाया। 110 थे या 65 थे, कोई बच्चा होगा तो उसमें बताइएगा। और एक का भी प्री नहीं हुआ। मतलब मैंने प्री के बाद हिंदू में घोषणा की कि जिन बच्चों को लगता है कि उनका हो रहा है, उन्हीं 1000 बच्चों में से, ये जो 1000 बच्चे प्रीलिम्स में आए थे, तो फिर वहां से अब वही चीज मुझे याद आ रही है। क्या हो रहा है? वही चीज मुझे याद आ रही है कि कहीं ऐसा ना फिर धोखा हो जाए। आप सब तैयार हैं, आप सबके मनोबल पर, आपकी शक्ति पर मुझे कहीं से कोई संदेह नहीं, लेकिन एक डर है मेरे अंदर में, और मैं अपनी बात आप लोगों से शेयर करता हूं। तो उसी डर के कारण आप देखिए 6 महीने का करंट अफेयर्स, और ये मेरा करंट अफेयर्स उस लेवल का होगा कि अब अगर करंट अफेयर्स पूछेगा तो शायद ही कोई चीज इसमें, जैसे कोई बच्चा कह रहा आर्मी, आर्मी नहीं, इसमें मैं जीके भी ला रहा हूं और जीएस भी ला रहा हूं, यानी जीएस मतलब यूपीएससी के लेवल का, और जीके ला रहा हूं वन लाइनर भी। अब जरूरी नहीं कि सर आज की क्लास, नो, हम सुबह मिलेंगे, सारा कंटेंट देंगे, लेकिन जो हमने चैप्टर पढ़ने का सिस्टम डेवलप किया है वो आज ही हल्का सा जिक्र करूंगा, लेकिन उसकी फाइल कल मिलेगी। वो एक लेवल के ऊपर का है, यानी ये 100 चैप्टर तो आपको पता लगेगा, हाँ सर के ये 100 चैप्टर है, लेकिन ये पढ़ना कैसे है, वो जो आ रहा है ना, वो अपने आप में आपकी राह को और आसान करेगा, ईज आप प्रीलिम्स करेगा। मुकेश करें कि डर हमें भी लग रहा, बिल्कुल डरना चाहिए, और मैं इसमें कभी भी इस चीज के पक्ष में नहीं, हमको डर नहीं, डर होना चाहिए, तभी आप मेहनत करते हैं, डर होना चाहिए, लेकिन डर आत्मविश्वास वाला हो कि मैं इस डर को हरा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रेजेंटेड बाय IQIP एडुलैब, द लैडर ऑफ सिविल सर्विसेज, पावर्ड बाय अभिव्यक्ति IAS। विजय बैच सबसे पहले सूचना दे दूं, उसके बाद टॉप 100 चैप्टर की लिस्ट आपके सामने रखूंगा, सीसेट के 15 चैप्टर की और करंट अफेयर्स की। अब की बार विजय सुनिश्चित, यही अपनी टैगलाइन होगी। शुरुआत 1 अप्रैल सुबह 9 बजे मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, और प्रतिदिन हाजिर होऊंगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो 9 बजे वाला है ये व्हाट्सएप पे नहीं होगा, यही होगा। कंटेंट भले मैं वहां भेज दूं, मैं फिर से बोलता हूं कि यानी हम यही क्लास में ही मिलेंगे सुबह 9 बजे। ठीक है, कंटेंट में भी आपको व्हाट्सएप में जाए, क्योंकि अगर हम पीडीएफ और पीपीटी का चक्कर पालेंगे तो ये जो मेंटोरशिप, ये समझिए फ्री में आप लोगों को मेंटोरशिप दे रहा हूं, फ्री में, फ्री मेंटोरशिप। तो फिर उसमें टाइम लगेगा, ये बना रहे पीडीएफ, वो बना रहे, नहीं, मैंने खोजा, आप फटाक से डाल दिया, मैंने खोजा फटाक से डाल दिया, मैंने खोजा फटाक से डाल दिया, तो ज्यादा हम आउटकम ले पाएंगे। तो प्रीलिम्स टॉप जीएस के 100, सीसेट के 15 और कॉम्प्रिहेंशन, ये देखिए, यानी कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी स्टार्ट, जो मैंने कहा था कि आप सबको रोक के रखा भी था। अब कॉम्प्रिहेंशन का पहला लेक्चर आप ऑब्वियसली 2 अप्रैल को जब लेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि राह बहुत आसान है सीसेट की। और सीसेट रवि सर जो जो यहां होगा उसको उसी हिसाब से डील करेंगे, याद रखेंगे। तो संपूर्ण यूपीएससी और पीसीएस प्रीलिम्स जीएस कवरेज, यानी जो 100 चैप्टर होंगे, वो ऑलमोस्ट यहां से आपको 60 से 70 क्वेश्चन आसानी के साथ दिखेंगे। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो तो यूपीएससी के ऊपर है। ठीक है, बेहतरीन सवालों का अभ्यास और व्याख्या, फीस केवल, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है केवल ये, यानी टॉप 100 प्लस सीसेट, तो इतने में ले सकता है। ध्यान से समझिएगा, हमने एक और लाइव एमसीक्यू सेशन, ये जो इंग्लिश मीडियम में बहुत होता है, ये हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है बच्चों, लाइव एमसीक्यू सेशंस, यानी अब समय आ गया कि ढेर सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो रियल टाइम एमसीक्यू डिस्कशन और उसका हल ये किया जाएगा। जीएस और सीसेट दोनों, सही उत्तर चुनने की रणनीति और ट्रिक्स पर बातचीत की जाएगी। हमने इस कोर्स को भी अलग बनाया, हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि हम 100 चैप्टर आपका नहीं लेंगे, और हम कुछ नहीं ले रहे, केवल इनरोलमेंट की फीस ले रहे हैं बस, कि भाई हम कल को रिजल्ट हो, रिजल्ट क्लेम करें तो कंज्यूमर कोर्ट में हमें कोई ये ना कहे कि ये बच्चा हमारे यहां पढ़ा
नहीं है, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि अगर हमने क्लेम किया और उस बच्चे का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो हमारे यहां पढ़ा है कि नहीं, भले पढ़ा हो, तो फिर हम ऑब्वियस है वहां से पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है करंट अफेयर्स। नवंबर से अप्रैल तक पूरी पुनरावृत्ति हम करने जा रहे हैं, और इसके लिए सोचना नहीं, इसके लिए सब कुछ प्लान हो चुका है। ठीक है, कल ही मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग में था कि मैंने एकदम ड्यूटी लगा दी है कि एक भी चीज भाई जानी नहीं चाहिए, पढ़ा दिया है मैंने सारा हिंदू, अब आप लोगों का काम है कलेक्ट करना है। पिछले 6 महीनों का संपूर्ण करंट अफेयर्स कवरेज, विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण, फीस ₹499 मात्र। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि इन तीनों को अगर आप अलग अलग लेते हैं, कोई बच्चा केवल पहला लेना चाहता है वो भी अवेलेबल है, कोई बच्चा केवल दूसरा लेना चाहता है वो भी अवेलेबल है, कोई केवल करंट अफेयर्स लेना चाहता है वो भी अवेलेबल। बट अगर आप तीनों लेना चाहते हैं तो तीनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है ₹999 में, याद रखेगा, यानी जिसमें तीनों शामिल है। और स्वाभाविक है, कांटेक्ट नंबर ये है, आप इन पर कॉल कर सकेंगे, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये हमारा लर्निंग ऐप है, अभिव्यक्ति आईएएस लर्निंग ऐप। ठीक है ना, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप। तो ये आपके सामने सारी जानकारी। अब आता है जो बच्चे हमारे किसी भी सेशन में यानी है, तो आपको केवल 299 में पूरा मिल रहा है, यानी तीनों चीजें आपको मिल रही हैं 999 में। बट आप हमारे किसी भी कोर्स में तो आपको मिल रहा है 299 में, केवल जिससे आपका एक एनरोलमेंट हो जाए, मतलब जो भी। आई होप आप समझ गए हैं। अब आता है विजय बैच क्यों जरूरी है, क्योंकि सटीक रणनीति अंतिम समय में सबसे प्रभावित है। स्मार्ट रिवीजन, कम समय में अधिकतम कवरेज, 26 मई लिखा होगा, 25 मई की सफलता सुनिश्चित करने वाला मास्टर प्लान। ठीक है बच्चे, स्पेशल ऑफर, कंप्लीट बैच फी रूपी ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी एनरोल्ड एटलीस्ट 1 बैचेस इन दिस, यानी अगर आप प्रीलिम्सातान में तो भी आपको 249 में मिल रहा है। माफी चाहूंगा, मैंने 299 बोल दिया था। अगर आप पीवाईक्यू एफपीक्यू में तो भी आपको इतने मिल रहा है, अगर आप आधारशिला में तो भी, यानी केवल एनरोलमेंट एक अलग ढंग से, जिससे मैं दिखा सकूं कि मेरे इस टॉप 100 से 200 बच्चे प्रीलिम्स निकाले, ये एक मेरा अपना। ठीक है, बाकी जो भी दिक्कत होगी, किसके में क्या शो कर रहा है उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये आप बच्चे आरती जैसे आपको दिक्कत है, ये नंबर है ना, बस आप इस नंबर पर कनेक्ट करिए, तुरंत आपका सोल्यूशन निकल रहा है। 1 अप्रैल सुबह 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट है, और स्वाभाविक रूप से ये पूरा सेशन मैं ही चलाऊंगा, यानी अपना एक्सपीरियंस डालते हुए कैसे मैं लगातार प्रीलिम्स निकालना हूं। ये मेरे लिए बड़ी तगड़ी परीक्षा है। चलिए अब सबसे स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कवर्ड बाय, यानी क्या क्या मैं करूंगा। एनवायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है, 15 टॉपिक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 टॉपिक। इंडियन इकोनॉमी 15 टॉपिक। इंडियन पॉलिटी 15 टॉपिक। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 15 टॉपिक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा पूरा इतिहास समेट दिया 15 टॉपिक। ठीक है, करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक, यानी वही 10 टॉपिक में इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, और सीसेट का 15 टॉपिक, तो टोटल 100 प्लस 15 ये आपके सामने बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एक कोशिश यहां पर मैंने की है। नोट है, क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, और फिर से कह रहा हूं, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है। आप देख सकते हैं इसमें ऐसा तो नहीं कि मैं कोई फीस ले रहा हूं, शून्य फीस है, समझ लीजिए। और तब ये कह रहा हूं एक ब्रह्मास्त्र, क्योंकि बेचना टारगेट नहीं, बस बताना कि जो बच्चे आना चाहे वो आ जाए। और ये ब्रह्मास्त्र केवल आपके लिए नहीं, नॉट फॉर यू, इट्स फॉर मी ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज अगर मैं रिजल्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। फिर तो मैं कहीं कनेक्ट हो जाऊंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा, ऑफर बहुत से, कहीं भी कनेक्ट हो जाऊंगा। रिजल्ट यानी 2025 को मैंने बनाया ये रिजल्ट के लिए।
केवल चैप्टर, अगर किसी के भी मन में डाउट हो सुनील सर केवल 100 चैप्टर दे के कहेंगे ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, फिर आप गलत जा रहे हैं। इन 100 चैप्टर में आपकी हर समस्या का समाधान मेरी टीम करेगी, चाहे मुझे फिर से अपने किसी भी कोर्स को जो चल रहे हैं उसको स्टॉप करना पड़े इस प्रीलिम्स के लिए। इनफैक्ट मैं हिंदू सेक्रीफाइस कर सकता हूं, मैं आपको ऐसे सिग्नेचर करके दे रहा हूं, मैं हिंदू सेक्रीफाइस कर दूंगा लेकिन इसको सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। अब आप समझ सकते हैं, जबकि हिंदू मुझे केवल पढ़ाना नहीं होता, हिंदू मैं पढ़ता हूं, मुझे खुद उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता, तब भी मैं कह रहा हूं कि उसको मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि टॉपिक रिपीट होते हैं। ऐसा होगा नहीं, हर चीज रेडी है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं इसमें मैं 9 बजे बैठ जाऊंगा, ऐसे टेबल पर ऐसे करके बैठ जाऊंगा, और हर एक पॉइंट कि भाई इसको पढ़ो, इसको पढ़ने का तरीका ही हो, पढ़ोगे आप, तरीका बताऊंगा मैं, कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा लाइन ऐसे ऐसे खींच खींच करके कि महाभियोग का मतलब होता है ऐसा वैसा। नो 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 नो। इंपीचमेंट अगर आपको पढ़ना है तो 3 एंगल ले लेना, ये लिख दूंगा, बता दूंगा या शेयर कर दूंगा कंटेंट। समझ गए क्या करने जा रहा हूं? ये मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे आपसे बातें करूंगा कि बच्चों इसमें ये निकालना है, निकाल लिए तो आप अपने घरों में बैठे रहोगे, हाँ हाँ सर हमने निकाल लिया। या जिस बच्चे ने नहीं निकाला उसने कहा अरे यार ये तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये वाला पॉइंट तो भूल ही गई थी, अब ये भी सर ने बताया। यानी हर वो चैप्टर का इंपॉर्टेंट एरिया ऐसे बोलूंगा, कंटेंट नहीं दूंगा, बोलूंगा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने बच्चों को पता है, इसमें कौन कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं, काम क्या है, कितने कब पता, कब लाई गई, किस कमेटी के। अब आपके दिमाग में अच्छा किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी, ओए मैं भूल गया, तो आप क्या करोगे, गूगल करोगे, नोट्स देखोगे। यानी ये क्लास एक अलग लेवल की प्रीलिम्स की क्लास होगी, जो इनोवेशन मेरे अंदर है ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आप वो मत सोचिएगा ट्रेडिशनल क्लास नहीं है। एडमिशन लेने से पहले एक बार फिर मैं खड़ा हो जाऊं, एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि 99 में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 999 रुपए में दे करके और आप मैसेजेस कर दें और फिर उसके बाद हमारी टीम आपको रिप्लाई अरे नहीं भैया, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी इस कोर्स में नहीं आना है उन बच्चों को जो अब मैं बोल रहा हूं ना पिछले 1 मिनट से, अभी अगर उस पैटर्न को वो नहीं समझते हैं तो विनम्र निवेदन नहीं आना, इसलिए क्योंकि ये जैसा ट्रेडिशन हो चल रहा है पढ़ाई का वो ये नहीं है। तो क्या है, एक बार बच्चों में फिर से कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैं बैठूंगा सुबह 9 बजे, तो 9 बजे जैसे मैं इकोनॉमिक्स लेके अगर बैठा, उस दिन आपके शेड्यूल में, चलो ये भी बता देता हूं लेकिन ये मैं कल डिटेल में दूंगा तब अपनी बात आगे बढ़ाऊं। बच्चे 6 सब्जेक्ट एक साथ आपको, जैसे अब चूंकि जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे एक दिन, यानी जैसे 1 अप्रैल को हमने 6 सब्जेक्ट दिए, पहला देंगे इकोनॉमिक्स का कोई एक चैप्टर, अगला देंगे इन्वायरमेंट का उसी में, अगला देंगे पॉलिटी का, अगला देंगे हिस्ट्री का, अगला देंगे ज्योग्राफी का, अगला देंगे साइंस का। मजा आ गया? यानी हमने एक दिन में आपको 6 चैप्टर, पूरा नाम उसके सब टॉपिक सब देंगे। अब आपको देंगे केवल 2 दिन, यानी 1 अप्रैल को दिया तो 2 अप्रैल को आपको खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि 3 अप्रैल को फिर अगले चैप्टर यानी 100 चैप्टर का। अब देखिए एक दिन में हम 6 टॉपिक कर रहे हैं, बहुत प्लान से। 2 दिन में हम 6 टॉपिक कर रहे हैं, तो 30 दिन में 60 टॉपिक होगा। कितना होगा? अगर हम एक दिन में 2 टॉपिक कर रहे हैं, आप जरा सोचिए कितना टाइम, यानी कि 2 टॉपिक, माफी चाहूंगा, एक टॉपिक हम यानी कि 6 चैप्टर हम 2 दिन में कर रहे हैं। तब आप निकालिए 100 चैप्टर करने में हमें कितना समय लगेगा और हमारे पास कितना रिवीजन करने का समय बचेगा। तो ये स्ट्रेटजी, इसलिए मैंने कहा कि मैं क्लास कैसे लूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, क्लास में कैसे लूंगा। तो ठीक है, तो यानी हम 15 दिन में अमूमन जो एक अनुमान लग रहा है 16 या 17 दिन में हम खत्म कर ले जाएंगे 100 के 100 टॉपिक, फिर अगले 15 से 16 दिन में उसका रिवीजन, फिर अगले से 15 से 16 दिन में रिवीजन। तो क्लास कैसे होगी? जैसे मैंने बताया कि बच्चों आज का चैप्टर है फंडामेंटल राइट,
6 चैप्टर लेके बैठ गया, एक चैप्टर पे 10 से 15 मिनट का समय दूंगा। तो फंडामेंटल राइट में बच्चों हो, आपको ये पढ़ना, 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 ये पढ़ना तो ऐसे पढ़ना, ये पढ़ना तो ऐसे पढ़ना, ये पढ़ना तो ऐसे पढ़ना, ये पढ़ना, ऐसे मैं वाचाल की तरह बोलता जाऊंगा। आपको भी थोड़ी स्पीड बढ़ाने को, चूंकि टाइम रिवीजन का रहा। अब मैंने खोल दिया, फिर उसके बाद मैंने कहा बच्चों अगला चैप्टर नेशनल इनकम का, नेशनल में ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये ट्रेंड चेक करना, ये रिपोर्ट चेक करना, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप उस पर लगे, क्योंकि कंटेंट आपके पास सारे के सारे अवेलेबल है। जो बच्चे मुझे अभी तक नहीं फॉलो किए उनके पास भी ये कंटेंट अवेलेबल। समझ में? यानी 6 चैप्टर 15 मिनट, यानी लगभग 90 मिनट की क्लास 1 घंटे से कम तो कभी होगी नहीं। 1 घंटे में खोल दूंगा, उसके बाद आपको बैठ करके 2 दिन उसको खोलना है, और फिर तीसरे दिन आना 6 चैप्टर फिर से एक साथ। 3+1 अब किस में बदल गया बच्चों? बोलिए बोलिए। 3+1 अब किस में बदल गया? 6+1 में बदल गया कि नहीं बदल गया? +1 यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। 3+1 6+1 में बदल गया कि नहीं बदल गया? बेटा आधारशिला पीवाईक्यू जो चल रहा है वैसे ही चलेगा भाई, उसके लिए मत परेशान होइए। मैंने पहले ही बोल दिया, पूछो ही मत, जो जैसा चल रहा वैसा ही चलेगा। ये मेरा विजन है, ये मैं लेकर के आया हूं, इसमें मैं टीम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। कॉम्प्रिहेंशन मैं पढ़ा रहा हूं, समझ गए कि नहीं? हाँ, टॉप 15 चैप्टर में जब रवि सर यहां पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस आधारशिला क्लास उस दिन कैसे होगी? आप ले पाओगे एक दिन में 2 सीसेट की क्लास? आई होप आप समझ गए। तब मैंने 6+1 इसलिए कर दिया कि भाई अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो मुझे लाना, नहीं तो 3+1 अब 6+1, और करंट अफेयर्स तो आपका चलेगा। तो आई होप आप समझ गए। सब बच्चे बताएं क्या करने जा रहा हूं, यानी पूरी लिस्ट ले बच्चों, इसको ऐसे देखना, इसको ऐसे देखना, यहां फंसोगे। ये भी बोलूंगा कि बच्चे देखना कि फंडामेंटल राइट में पिछले 2 बार से इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, यहां फंस सकते हो, थोड़ा दिमाग खोल के रखना। तब आपके दिमाग में पहले किसी ने बता दिया कि यहां फंस सकते हो, तो आप 25 मई को फंसोगे नहीं। सब बच्चे क्लियर हो गया? इसलिए भाई मैंने उठ के बता दिया बाद में, क्योंकि हमारे पास यार देखो टीम है छोटी, मैं नहीं चाहता हूं कॉल करके किसी को परेशान किया जाए, क्योंकि हम ही लोग आपस में भी इस समय कॉल वगैरह भी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे, पूरा का पूरा प्लान आपके सामने। अब आगे आते हैं। कट ऑफ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, 2018 से 2023 तक का जनरल का, ओबीसी का, एसटी का, एससी का और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी चारों ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ करके चलना है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका कट ऑफ दो। और आप ये एक होमवर्क भी यहां पर दे रहा हूं। होमवर्क ये है कि 2018 का पेपर आपको देखना है। क्या करना है? देखना है। 2019 का भी जब भी आपका मन करेगा, और इसी कट ऑफ के साथ कि आखिर कट ऑफ क्यों 98 गया, क्यों 96 गया, क्यों 83 गया, क्यों 84 गया, क्यों 73 गया, क्यों 53 गया, क्यों, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। फिर 19 में क्यों गया, और लिखना है। केवल देखना नहीं, इसको क्या करना है? लिखना है। मैं पूछूंगा आप लोगों से कि क्यों गया। इससे क्या होगा बेटा? अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? इससे बेटा 2025 में आपको जैसे ही पेपर देखोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यह पेपर 18 की तरह, 19 की तरह, 20 की तरह, 21, 22, 23 की तरह है। और जैसे ही ये आइडिया आपको लगा, आप तुरंत वहीं पर लिख लोगे गुरु लग रहा है कि मेरिट जाएगी 95, और फिर आप उसी हिसाब से, नेगेटिव मार्किंग है ना, उसी हिसाब से आप साइंटिफिकली पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग जरूर चलिएगा। अब आते हैं एनवायरमेंट पर हम लोग, यानी पर्यावरण पर मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने टॉपिक वाइज है।
और टॉपिक वाइज में आप देख सकते हैं 2013 से 24 तक का एक आइडिया लगाया गया है। 12 से 24 तक के प्रश्न आते, यानी 12 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है। सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी 88 अभी तक टोटल क्वेश्चन, यानी सबसे मेजर एरिया ये। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोसिस्टम से भी और मिससेलेनियस से भी, ठीक है, यानी स्पीसीज वगैरह। तो यहां बताने का पर्पज केवल इतना है कि इनको ध्यान में रखते हुए यहां पर बताने की कोशिश हुई है कि कौन कौन सा चैप्टर हमें एनवायरनमेंट में फोकस करना है, याद रखें। ठीक है बच्चे, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 14 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम इसको मिड ले लें तो 14 से 15 प्रश्न एनवायरनमेंट में आपको रहेगा, ठीक है, यही रेशियो आ रहा है। तो अब इस 14 से 15 प्रश्न को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप इसमें काम कैसे करेंगे, ठीक है। टॉप 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिटेल सब टॉपिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। मैं कह रहा सर मुझे इस बार गट फील आ रहा है कि 2000 की तरह होगा, पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे भी हो मेहनत करो बेटा, प्रीलिम्स निकालो तुम लोग, हड़बड़ा करके गड़बड़ाना नहीं। तो 15 टॉपिक और उनके सब टॉपिक्स, यानी पोल्यूशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल पे हम टाइप्स, पोल्यूशन के एयर, वाटर, नॉइज, थर्मल, ठीक है, इसमें भी क्या क्या पढ़ेंगे, PM 2.5, ओजोन, ठीक है, ये सारी गैसेस, इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, CPCB, SPCB, यानी जितने भी कानून, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, एयर एक्ट पढ़ेंगे, वाटर एक्ट पढ़ेंगे, लेटेस्ट में न्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे, ग्रैप देखेंगे, CAQM। क्या इनमें से एक आने के चांस हैं कि नहीं, आप खुद बताइए। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसके साथ की कुछ अन्य चीजें भी, अब हम सीमित हो गए, यानी इसको बोलते हैं सीमित हो जाना, बहुत ज्यादा डिटेल में अब सीमित मतलब ठीक है, इनको कमांड में करते हैं, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आगे देखेंगे भी सारी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने। बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज कंजर्वेशन में टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एफर्ट्स इन C2 XC2, इन सब चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट रेड डेटा बुक, आयुष्यन की कैटेगरीज, फिर कौन कौन सी फ्लेक्सिब स्पीसीज हैं, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, इनके बारे में आज इनके बारे में क्या है, क्या इनके बारे में रिसर्च हो रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरा आता है प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया, इसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, NTCA, एलिफेंट कॉरिडोर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, रामसर साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लास्ट 3 years, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, आप देख सकते हैं। यानी हमको इन्हीं पर फोकस करना है, इसके अलावा कुछ आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि समय जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते चलेंगे, मैंने एडिशनल लादा है, चूंकि अब आपको समय के, आपको पढ़ाई के घंटे भी बढ़ाने। फिर आता है चौथा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स, UNEP, IPCC, IUCN, WWF साइट्स, CMS, CBD, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इंडिया पार्टिसिपेशन इन MES, तो ये बढ़िया टॉपिक। फिर इसके बाद पांचवा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इंडिया का NDC, INDC, नेट जीरो टारगेट, फिर कॉप समिट रिसेंट और हिस्टोरिकल, ये पूरा का पूरा हो गया। फिर इसके बाद आता है कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, UNFCCC, क्योटो पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, कार्टाजेना एंड नगोया प्रोटोकॉल, मिनीमाता कन्वेंशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA प्रोसेस, पब्लिक हियरिंग, क्लियरेंस 2020 का ड्राफ्ट EIA, क्या कंट्रोवर्सी थी, स्ट्रेटजी वर्सेस क्युमुलेटिव EIA, क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म्स, यानी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के सारे एंगल देखेंगे, सिंपल सी बात। आठवां चैप्टर लेंगे एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड एक्ट, यानी कौन कौन से कानून है, फॉरेस्ट कानून इस पर आ चुका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून इस पर भी प्रश्न आ चुका है, NGT पर आ चुका है, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स पे आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA क्या है, रोल ऑफ पर्यावरण मंत्रालय क्या है,
9वां हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट टाइप एंड कंजर्वेशन, टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, फॉरेस्ट कवर, ISFR रिपोर्ट, JFM, कैंपा, कैंपा आपको अच्छे से पता आ चुका है, एफॉरेस्टेशन स्कीम्स मेरे प्यारे बच्चों। 10वां चैप्टर पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDGs, बताने की जरूरत नहीं, 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया की परफॉर्मेंस, नीति आयोग का SDG इंडेक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ब्रटन रिपोर्ट, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, ठीक है ना, इसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था ब्रटलैंड रिपोर्ट से। इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इंडिया मिशन, फेम स्कीम, लाइफ मिशन लाइफ। फिर 12वां चैप्टर इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन न्यूज, डुओंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, फिर ऑलिव रिडले टर्टल, सब करा चुका हूं। स्पीसीज विद चेंज इन IUCN स्टेटस, यानी जो भी करंट में स्पीसीज चर्चा में होंगी सब कराई जाएंगी। इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस इंडिया और ग्लोबल EPI, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल रिपोर्ट, IPCC असेसमेंट रिपोर्ट। इकोलॉजिकल टर्म्स जो चर्चा में होते हैं, जैसे कीस्टोन स्पीसीज क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इकोटोन क्या है, एज इफेक्ट क्या है, बायो एक्युमुलेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, कार्बन सिंक क्या है। आप देख सकते हैं इतने टर्म आपके सामने आ गए। इस ऐसे ही एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी को जोड़ दिया जाएगा, यानी एनवायरमेंट और इकोनॉमी के साथ हम कुछ चीजों को सर्च करेंगे। कार्बन मार्केट, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन GDP, ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट क्या है, इको टूरिज्म। और आप मुझे बताइए इसमें से लगभग चीजें करंट में जो भी आपने 15 चैप्टर देखा, तो विषय उप विषय ये हिंदी के अंदर भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये जो मैं दे रहा हूं इसको आपको रटना है, बाकी जो आप पढ़े उसको पढ़ते रहेगा, किसी ने मना नहीं किया, ठीक है। इनको रट लेना है क्योंकि ये लिखे हुए कि यही इतना पढ़ना है आपको। तो कम से कम एक पिक्चर क्लियर हो गई बच्चों की अब 15 में हमें ये चीजें पढ़नी है। क्या मैं सही जा रहा हूं? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 2013 से 24 तक का आप देख सकते हैं बच्चों, जो ठीक है। तो कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 16 से 7 क्वेश्चन, यानी कभी सबसे मिनिमम 7 आया है, फिर इसके बाद 16 आया, तो वही 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से आ सकता है। लेकिन उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी उनका फेवरेट है, सूचना प्रौद्योगिकी उनका फेवरेट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उनका फेवरेट है, नैनो प्रौद्योगिकी उनका फेवरेट है, रक्षा प्रौद्योगिकी उनका फेवरेट है, रोबोटिक्स AI अब फेवरेट बन गया। तो इन्हीं को लेकर के आगे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड है। कितने 2013 में 11 क्वेश्चन है, 14 में 16 क्वेश्चन हो गया था, देख सकते हैं। इसी हिसाब से यानी मिनिमम 7 है, तो कुल मिलाकर के 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन के लिए अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो आपको जो दिया जा रहा है इसके अलावा कुछ करिएगा भी नहीं, क्योंकि आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं यानी टॉपिक एंड सब टॉपिक यहां पर सारे बने हुए। मैं हिंदी में, चूंकि ज्यादा बच्चे हिंदी में है, उसमें आ जाता हूं। जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या क्या पढ़ना है? DNA फिंगरप्रिंटिंग, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी, CRISPR-Cas9, जीन थेरेपी पढ़ना है, मानव जीनोम परियोजना पढ़ना है, एपिजेनेटिक्स पढ़ना है, जैव नैतिकता और GM फसलें पढ़ना है। दूसरा, प्रतिरक्षा विज्ञान एवं टीके, mRNA टीके, पारंपरिक बनाम आधुनिक टीके, जीवित टीके क्या है, निष्क्रिय क्या है, टक्सोइड क्या है, WHO के वैश्विक वैक्सीन कार्यक्रम, भारत की वैक्सीन नीति और मिशन इंद्रधनुष। फिर तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन, इसरो के हालिया मिशन, गगनयान, आदित्य L1, NISAR, फिर नासा, ESA, CNSA, छोटे उपग्रह, क्यूबसेट, माइक्रोसेट, PSLV, GSLV और RLV, ये सब आपको करा चुका हूं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, चैट GPT, वर्ड AI, AGI बनाम नैरो AI में नैतिक मुद्दे, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और शासन में AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंडिया, साइबर खतरे, रैंसमवेयर, फिशिंग, मेलवेयर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी, फिर उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, IoT, भारत के साइबर कानून और सर्टेन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं EV टेक्नोलॉजीज, हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, सोलर, विंड एंड टाइडल एनर्जी में क्या प्रगति हो रही है,
लिथियम आयन बनाम सॉलिड स्टेट बैटरी, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य एमएनआरई और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 7वां चैप्टर लेंगे नैनो टेक्नोलॉजी और पदार्थ विज्ञान, कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, ग्राफीन के सब मैं करा चुका हूं, अगर आपको याद हो हिंदी। ग्राफीन के एप्लीकेशन क्या है, नैनो मेडिसिन क्या है और लक्षित दवा वितरण क्या है, मेटा मटेरियल्स क्या है, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, भारत की नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग, परिशुद्ध खेती, जीएम फसलें, जैव प्रबलीकरण, कृषि ड्रोन, कृषि नैनोटेक, पूसा की कौन कौन सी किस्में, आईसीएआर कौन कौन से रिसर्च कर, राष्ट्रीय जीन बैंक क्यों, जैव विविधता अधिनियम। 9वां चैप्टर है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस वॉर, हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेजर हथियार, ये सब अलग अलग क्या है, आईएनएस अरिहंत के बारे में, S-400 मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के बारे में, अंतरिक्ष सैन्यकरण और ए सेट मिसाइलों के बारे में, साइबर युद्ध और नैतिक चिंताएं। 10वां परमाणु विज्ञान एवं विकास में परमाणु रिएक्टर, PSWR, FBR, फिर थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा, भारत का 3 चरणीय कार्यक्रम, और फिर है ITR परियोजना और परमाणु संलयन प्रगति। फिर अगला आता है महामारी की तैयारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीक में जैव सूचना विज्ञान एवं रोग निगरानी, मंकी पॉक्स, निपाह, जीका वायरस ट्रैकिंग, WHO महामारी संधि और भारत की भूमिका, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो जो प्रगति की, ये सब फैक्ट्स हैं। अंतरिक्ष नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में आर्टेमिस समझौता, वाह्य अंतरिक्ष संधि, भारत अमेरिका, भारत रूस अंतरिक्ष सहयोग, चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम और भू राजनीतिक प्रभाव उसका, अंतरिक्ष का मलबा और केस्लर सिंड्रोम, ये क्या कॉन्सेप्ट है। 13वां क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम, तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम वर्चस्व, क्वांटम सेंसर और QKD, भारत के क्वांटम मिशन और अनुसंधान केंद्र। 14वां फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी और औषधि खोज, mRNA आधारित औषधि विकास, कृत्रिम एंजाइम और स्मार्ट दवा वितरण, वैश्विक फार्मा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका, अनिवार्य लाइसेंसिंग एवं IPR मुद्दे। 15वां उभरती हुई प्रौद्योगिकी और नैतिक चिंताएं यानी ट्रांस ह्यूमनिज्म और बायो हैकिंग, AI जनित फर्जी खबरें, डीप फेक, AR-BR, नैतिक AI, डेटा गोपनीयता और गवर्नेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम नहीं, वो तो ठीक है, हिंदू में हो गया, यहां पर भी कराऊंगा, ये मेरा एरिया, सुनील अभिव्यक्ति के एरिया, इसमें सब आपको कंटेंट दूंगा, एक एक चीज, टेंशन नहीं, जैसे यहीं पढ़ता रहूंगा और तुरंत ग्रुप में भेजता रहूंगा, आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, यानी साइंस और एनवायरमेंट का हो गया। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, कैसा लगा, मजा आया। यानी एनवायरमेंट प्लस साइंस का कुछ पिक्चर क्लियर हुई, जैसे जो अभिषेक ने कहा था, वो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के मन का ये प्रश्न था कि सर हम क्या करेंगे, सब गड्ढम गड्ढ हो रहा है, तो आपके गड्ढम गड्ढ का कुछ इलाज मैंने किया 2 से, यानी कि भैया पहले ये पढ़ लो, फिर गड्ढम गड्ढ बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। कम से कम कुछ हम एग्जाम में सीधा लेके जाएंगे, भैया इतना पढ़ के जा रहे हैं, आगे तो परमात्मा है, जो होगा देखी जाएगी। अब वहां पर अपना बस नहीं, बस केवल आप स्ट्रेटजी पर फोकस करें, और ये स्ट्रेटजी कुछ नहीं, कल जब डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन सा चैप्टर फर्स्ट राउंड में जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर सेकंड राउंड में जाएगा, वो आपको भाई साहब गूज बम कर देगा। वो ऐसे मत समझना चैप्टर के नाम लिखे हैं, वो तो और टहलका है, ठीक है। ये मैंने पहले हिंदू के टाइम पर ही क्यों कर दिया, क्योंकि अब 1 अप्रैल को करता तो फिर भाषण होता, आपका टाइम जाता। 1 अप्रैल से आपको मैं युद्ध के मोड में लेके जा रहा हूं, युद्ध, अपना नाम भी बदल दूंगा कुछ देर के लिए, सुनील अभिव्यक्ति या सुनील अभिव्यक्ति युद्ध, यानी अब युद्ध है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी। अब आपको मुझे लगता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट मैंने यही आप लोगों का बना दिया। 2013 से 24 तक देख सकते हैं, जहां से जितने क्वेश्चन, नेशनल इनकम एंड GDP, इन्फ्लेशन एंड RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट बजटिंग, एग्रीकल्चर स्कीम्स ऑफ, ठीक है, एंड MSP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों। और स्वाभाविक रूप से अभी तक मिनिमम 10 और मैक्सिमम 19 क्वेश्चन आया हुआ है, तो 10 और 19 30, यानी 15 क्वेश्चन आपका यहां पे भी रखा हुआ, ठीक है ना।
2013 में 19, उसके बाद 10, 13, 18, 16, 18, 14, 15, 16, 14, 14, 12, तो अब ये से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको दे दिया। इसका मतलब आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है इतने सालों में, मतलब ऑब्वियसली मेहनत हमेशा की गई, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा साइंटिफिक ढंग से काम कर रहा हूं कि क्योंकि मुझे पहले लगता था कि बच्चे मेरे जैसे हैं प्रीलिम्स निकाल लेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आया कि आप सब अच्छे हैं, बट थोड़ा एग्जाम का पैटर्न वगैरह आप लोगों को परेशान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक और सब टॉपिक। नेशनल इनकम एंड जीडीपी में क्या पढ़ना है? जीडीपी पढ़ना, जीएनपी पढ़ना, एनडीपी पढ़ना, एनएनपी पढ़ना है, एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट दोनों। रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, बेस ईयर और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन यानी करंट सेक्टोरल, किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ। फिर दूसरा चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़नी है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब पढ़ना है। हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन पढ़ना, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई पढ़ना। तीसरा फिजिकल पॉलिसी एंड बजटिंग में यूनियन बजट स्ट्रक्चर पढ़ना, फिजिकल डेफिसिट पढ़ना, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ना, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ना, एफआरबीएम एक्ट और जीरो बेस्ड बजटिंग। और पढ़ना कैसे आपको पता है ना, एमसीक्यू बनाते हुए, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बैंकिंग सिस्टम एंड आरबीआई, टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्मॉल फाइनेंस, आरबीआई फंक्शंस एंड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, एनबीएफसीज वर्सेस बैंक्स, पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पांचवा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल इकोनॉमी, जनधन योजना, पीएम सेवा निधि, मुद्रा योजना, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, भीम रूपे, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल मार्केट एंड सेबी में प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के रेगुलेशन, म्यूचुअल फंड एंड डेरिवेटिव्स चर्चा में खूब है, मैंने कराई दिया। टैक्सेशन सिस्टम एंड जीएसटी, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी स्ट्रक्चर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी काउंसिल, वन नेशन वन टैक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आठवां है प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग, इवेल्युएशन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, ये आपको पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग, एसडीजी गोल एंड इंडिया @75, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75। मैं कुछ बातें जो बता चुका हूं, आपको खुद कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, 9वां चैप्टर है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कमेटी तेंदुलकर रंगराजन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, एनएसएपी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर आना है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर, एमएसएपी पढ़ना, पीडीएस पढ़ना, बफर स्टॉक पॉलिसी पढ़ना, ई नाम पढ़ना, पीएम किसान पढ़ना, एग्री क्रेडिट और किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ना है, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई पढ़ना। 11वां इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी पढ़ना, मेक इन इंडिया पढ़ना है, स्टार्टअप इंडिया पढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एनआईपी पढ़ना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देखना। फिर इसके बाद आता है 12वां फॉरेन ट्रेड, एफडीआई एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एफडीआई वर्सेस एफआईआई, एक्सपोर्ट प्रमोशन के भारत की कौन कौन सी स्कीम। 13वां इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हाईलाइट पढ़ना, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे थीम, बजट टर्म्स। ये मैं आप लोगों को चूंकि 4 चैप्टर के बाद, शायद 5 या 6 चैप्टर के बाद रुक गया था, तो ये मैं 1 अप्रैल से एडवांस में ही देना शुरू कर दूंगा, यानी इसको स्टार्टिंग में ही करा दूंगा। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे थीम, बजट टर्म्स, रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, ट्रेंड इन एलोकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस में, यानी ट्रेंड क्या है तो आप सब जान ही रहे कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट यानी सरकार की स्कीम है। 14वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जीडीपी, इन्वायरमेंटल सब्सिडीज एंड टैक्सेस क्या है, कार्बन क्रेडिट मार्केट क्या, क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर क्या। 15वां लेबर रिफॉर्म एंड सोशल सिक्योरिटी में कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड, ईपीएफओ, ईएसआईसी एंड अटल पेंशन योजना, गिग इकोनॉमी एंड लेबर मार्केट ट्रेंड, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री, ठीक है, कि जितनी भी योजनाएं, ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया। मजा आया बच्चों? कोई चीज छूट रही है आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर, भारतीय राजनीति, भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहां से कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से, जुडिशरी से, पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस से, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करते, बस आपको देखना है कि लगभग एवरेज यहीं से आ रहे हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? अब 16 क्वेश्चन भी आया है, 22 भी आया, 18 भी आया, तो ऑब्वियस है 11 भी आया, 13 भी आया, तो कुल मिला के 14 से 15 क्वेश्चन यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं। ये पूरा ट्रेंड आपके सामने है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यानी टॉप 15 चैप्टर यहां से क्या क्या आते हैं, टॉपिक और डिटेल सब टॉपिक्स। आइए जरा इसको हिंदी की तरफ चलें, एक हिंदी एक भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 1892 1909, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और संविधान सभा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं आप देख सकते हैं, एकात्मक संसदीय प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र निकाय, ये सारी चीजें अन्य संविधानों से हमने क्या लिया। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अर्थ एवं महत्व, मुख्य शब्द, संप्रभु का क्या अर्थ है, समाजवादी का, धर्मनिरपेक्ष का, लोकतांत्रिक, गणराज्य का, कुछ केसेस जैसे बेरुबारी केस, केशवानंद भारती केस और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो संशोधन किए गए। मौलिक अधिकार भाग 3 बताने की जरूरत नहीं है, आपका हर एक अधिकार यहां पर दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बताने की जरूरत नहीं है, जो मतलब सारे ही आपको देखने, मौलिक कर्तव्य सारे आपको देखने हैं। संघ की कार्यकारिणी, राष्ट्रपति, अब यहां पर मजा आएगा, यहां पर केवल चुनाव देखना है, शक्तियां, महाभियोग, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति, भूमिका एवं कार्य, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, शक्तियां एवं जिम्मेदारी, भारत के महान्यायवादी, संसद एवं राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संरचना, क्या काम करते हैं, इनका विघटन कैसे होता है, लोकसभा के अध्यक्ष, संसदीय समितियों के अध्यक्ष, विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्तीय विधेयक क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, दल बदल विरोधी कानून, न्यायपालिका, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मैंने काफी कुछ डिस्कस कर दिया, यशवंत वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की संरचना, उनकी शक्तियां, रिट, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, ये सब अलग अलग अच्छे से देखना। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 226 बनाम अनुच्छेद 32, अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल्स और एनजेएसी जिसकी चर्चा खूब हो रही, संघवाद एवं केंद्र संबंध, विधायी संबंध, केंद्र एवं राज्य, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राज्यीय परिषद और नदी विवाद, ये तीनों अलग अलग देखने। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, मौलिक अधिकारों और संघवाद पर इस आपातकाल का क्या इंपैक्ट होता है। 12वां चैप्टर है संवैधानिक न्याय। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 315 से 23, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एवं एडवोकेट जनरल। फिर आता है गैर संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय, यानी नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग। स्थानीय सरकार, 73rd और 74th संशोधन, चैप्टर नंबर 14, पंचायती राज व्यवस्था, 3 टायर संरचना, ठीक है। 11वीं अनुसूची, क्या क्या उसके अंतर्गत विषय हैं, 12वीं अनुसूची, और 15वां महत्वपूर्ण संवैधानिक और गैर संवैधानिक संशोधन आप देख सकते हैं, 42वां, 44वां, 73rd, 74th, 97 और हाल के जो भी संशोधन हुए। आई होप आप इंडियन पॉलिटी से बहुत अच्छे से परिचित हैं। फिर इसके बाद आता है भारत एवं विश्व का भूगोल। हाँ, एडिटोरियल बेटा मुझे लग रहा है कि कल ही हो पाएगा, आज बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राथमिकता में मेरे बेटा अब फिलहाल के लिए अभी प्रीलिम्स बहुत कस के है। एडिटोरियल तो मैं जब चाहूं जब घुमा दूंगा, उसको कोई इश्यू नहीं है, कल कर लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं। लेकिन अभी मेरी समझिए कि लाइफ लाइन चल रही है इस प्रीलिम्स के रिजल्ट पर। आप लोगों की तो अपनी चल रही, लेकिन उससे ज्यादा मेरी चल रही, क्योंकि अगर आपका 2026 भी है ना, अगर आपको दिखता है कि प्रीलिम्स में रिजल्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या आप, अगर 25 वाले बच्चों का नहीं होता तो क्या 26 वाले अपने ऊपर, हाँ कॉन्फिडेंस रहेगा मैं निकाल लूंगी मैं निकाल लूंगा, लेकिन सबका वैसा हो रहा, आपका कैसे होगा भाई। हम पढ़ा अच्छा रहे हैं, चीजें अच्छी कर रहे हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं, रिजल्ट ही नहीं, प्रीलिम्स में नहीं है, चाहे कोई 500 करोड़ की कंपनी, चाहे 5000 करोड़ की, या हमारे जैसे 5 लाख की कंपनी, ठीक है।
तो भारत एवं विश्व का भूगोल आप देख सकते हैं 2013 से 24 का एनालिसिस करने के बाद क्या क्या मिल करके आया है। फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉयल। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, फिजिकल फीचर्स। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन। यहां से सारे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, इन्हीं पर आप फोकस करेंगे। और 2013 में 18 क्वेश्चन, फिर 7 भी आए हैं, 9 भी आए, 14 भी आए, 10 भी, यानी यहां पर भी 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रेशियो आपका रहेगा, जो ये ट्रेंड दिखाता है। और सारे आप देख सकते हैं 15 के 15 चैप्टर आपके सामने बने हुए हैं। और उसके अंदर क्या पढ़ना, भारत की भौतिक विशेषताओं में पहला चैप्टर है भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी की संरचना और भू आकृतियां। आप देख सकते हैं क्या क्या है। पृथ्वी का आंतरिक कोर, आंतरिक भाग, कोर, मेंटल क्रस्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, अपक्षय, अपर्दन, स्थल, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, तटीय, यानी एक एक चीज। दूसरा जलवायु विज्ञान, मौसम और जलवायु में क्या क्या पढ़ना है वो पूरी डिटेल। समुद्र विज्ञान, महासागर एवं जल निकाय, इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, ज्वार, लहरें, एक एक चीज डिफाइन। भारत की भौतिक विशेषताएं, क्या क्या पढ़ना है, यानी आपको दिख रहा है। भारत एवं विश्व की जल निकासी प्रणाली, क्या क्या पढ़ना है, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। भारतीय मानसून एवं जलवायु छठा चैप्टर है, यानी क्या क्या पढ़ना है, पूरा भारत का मानसून मैकेनिज्म, पूरा क्या क्या देख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, अल्पाइन, मैंग्रोव, ये जो वन वगैरह होते हैं। आठवां भारत और विश्व की मिट्टियां, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिफाइन है, कौन कौन से मिट्टी। भारत में कृषि एवं फसल पैटर्न आप देख सकते हैं, ये भी पूरा डिफाइन। भारत में खनिज एवं उद्योग, क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पर डिफाइन है। मानव भूगोल, जनसंख्या और प्रवास, ये पूरा यहाँ डिफाइन है। तो यानी ज्योग्राफी भी आपके सामने। सेम उसी प्रकार से इतिहास, जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इतिहास का एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न में, ऑब्वियसली काफी मैंने संक्षेप किया है, आप चाहेंगे तो इसका विस्तार से पढ़ लीजिएगा, मैं रोकूंगा नहीं। बट फिलहाल के लिए चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा ही रहेगा। वैदिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में आर्ट एंड कल्चर, गुप्ता पीरियड, संगम। तो मैंने इतना ही रखा है, आप देख सकते हैं, जबकि चैप्टर तो बहुत है। मिडल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और मराठा और रीजनल किंगडम्स। मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड गांधीयन एरा। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो भारत का कंसोलिडेशन हुआ, वो आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, लिटरेचर एंड फिलोसफी, रिलीजन एंड कल्चर, तो सब लिख दिया गया है। प्राचीन भारत के कौन कौन से पार्ट हैं जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्यकालीन, आधुनिक, कला और संस्कृति। ठीक है। और यहां से भाई देखो 20 भी आए, 17 भी आए, 12 भी आए, मतलब 15 क्वेश्चन के आसपास तक यहां से भी रहता है। बट हाँ, 10 ही क्वेश्चन का प्रयास आपको इतिहास में करना चाहिए, क्योंकि 5 इतने खुफिया होते हैं कि ना आप कर पाएंगे ना हम। अब पूरा डिटेल से है, एक एक चीज देख सकते हैं। जैसे चैप्टर प्री हिस्ट्रिक पीरियड में क्या क्या, पैलियोलिथिक एज में कौन कौन से टूल्स हैं, लाइफ स्टाइल क्या थी, रॉक आर्ट में क्या क्या था, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, सेम, चैल्कोलिथिक, फिर इनका कल्चर जैसे आहार, जोरवे, मालवा, यानी एक एक चीज लिख दिया गया। जो जो लिख दिया गया बस आपको उसका एक बार इंट्रोडक्शन ले लेना है, बहुत डीप घुसना नहीं है। फिर सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना, वैदिक एज में, यानी आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन, सब लिख दिया गया जिससे आप कहीं फंसे ना। फिर इसके बाद महाजनपदास एंड राइज ऑफ महाजनपदास में, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में, मौर्यन एम्पायर में क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन केवल चंद्रगुप्त मौर्य का, मेगास्थनीज ने क्या कहा है, अशोक का धम्म क्या है, जो भी पत्थर पर उनकी कला है, कलिंग वार है, यानी मौर्यन इकोनॉमी में कौन कौन से टर्म है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड आप देख सकते हैं, वो भी दिया है। गुप्ता एम्पायर से क्या क्या लेना है वो भी देखना है। अर्ली मिडवल इंडिया से क्या क्या लेना है। दिल्ली सल्तनत से देख सकते हैं बहुत कम क्या लेना है। मुगल एम्पायर से क्या क्या लेना है, और मैं साफ कहूंगा टर्मिनोलॉजी लेना है बस। ठीक है। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स एंड मराठास आप देख सकते हैं।
ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैटल ऑफ प्लासी एंड सो ऑन सो ऑन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इतना बड़ा टॉपिक एक ही में समेट दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है लिस्ट दे दी गई, और फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं इसी इतने टॉपिक में। जो जो इंपॉर्टेंट है जैसे कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, इंडियन नेशनल आर्मी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडिएंट, क्विट इंडिया, यानी जो एकदम से फेमस, होम रूल, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग, तो ये आपको बस यही यही पिक कर लेना है, बाकी आपको छोड़ देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आप देख सकते हैं। तो करंट में देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज नंबर 1 पे हिट करती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिसीज से आता है। दूसरा इंटरनेशनल समिट और जो कॉन्फ्रेंस होती है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आईआर से भी, इंटरनेशनल जो भारत का बायलेटरल और मल्टी लेटरल रिलेशन बनता है वहां से भी पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चल रहा है वो भी पूछा जाता है। एनवायरमेंट में भी जो चल रहा है वो भी पूछा जाता है। अवार्ड एंड ऑनर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का भी बनाया गया तो केवल दिखाने के लिए नहीं, यानी करंट अफेयर्स भी साइंटिफिक, हम जो आईआर की न्यूज है वो करंट में आपको कवर अप कराएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम आपको करंट में हम कवर कराएंगे। तो देख सकते हैं यानी हमारा पूरा ट्रेंड इसी हिसाब से चलेगा। पुरस्कार और सम्मान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपको कराए जाएंगे। इसमें खेल पुरस्कार भी शामिल होंगे, कला पुरस्कार भी शामिल होंगे, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो क्या पता अगर करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने हिंदू फॉलो किया है उनको और मजा आएगा। ठीक है बेटा, अब गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या क्या है पूरा दे दिया गया है, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, इस टाइप की जितनी भी स्कीम होंगी। इंटरनेशनल रिलेशन एंड समिट में तो आपको पता है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही पार्ट है जो आप स्टैटिक जीएस में जब करंट पढ़ते हैं तो कर लेते हैं। यानी जो भी आपने हिंदू में पढ़ा होगा वो सारी चीजें यहां पर, हर एक चीज, यानी जितने भी चैप्टर हैं आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक रास्ता दे दिया। आईआर में क्या क्या पढ़ना है, एक रास्ता दे दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एनवायरमेंटल इश्यू एंड क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी वही जो अभी फिलहाल में जो करंट में चल रहा है। सोशल इश्यू एंड वेलफेयर प्रोग्राम में महिला सशक्तिकरण, हेल्थ वगैरह के लिए क्या चल रहा है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करंट, यानी पॉलिटी का करंट अफेयर। आई अंतरराष्ट्रीय संगठन जो भी चर्चा में है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जैसे मालाबार अभ्यास वगैरह हुआ। कल्चरल इवेंट एंड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स, इनिशिएटिव फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, जीआई टैग वगैरह, ये सारी चीजें जो आपके हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यानी करंट अफेयर्स को भी आप लोग, मैंने स्पीड से बताया लेकिन आप लोगों को इसको आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, जिससे कोई भी चीज आपके दिमाग में आए तो आप उसको यूज कर ले। तो ये होता है हमारा कंप्लीट जीएस का। एक बार बच्चे बताएं कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये हमारे 100 टॉपिक हो गए। अब आपके अंदर थोड़ा सा इस पे काम करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। कम से कम एग्जाम में कुछ ऐसा लेके जाएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये मेरा है, अब आगे जो हो। मयंक करें सर, इस टाइम ही ऐसा हो रहा था, कुछ भी ना बचे, सब कुछ पढ़े, इसीलिए कुछ भी पढ़ने लगते थे। थैंक्स सर, चलो बहुत बढ़िया। मुकेश बहुत बहुत बेस्ट है सर। मैक शर्मा, रंजना कुमारी आउटस्टैंडिंग है सर। रूपांजलि पाल माइंड ब्लोइंग। राहुल रिवा बेस्ट है सर। राजपूत आरती सर फुल कॉन्फिडेंस है, रिवीजन करना है। मदरसा फातिमा नाइस इनिशिएटिव। सीमा वर्मा बहुत ही एक्सीलेंट सर। ज्योति शर्मा सर विजन, अरे भाई उसको भी असिस्टेंट्स के रूप में विजन भी लगाए रखो, जो लगाए जो पढ़ उसको रखे रहो। जरूरी थोड़े कि आप उसको, अब जैसे इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो उसी समय इन्वायरमेंट का 365 खोल के देख लिया कि क्या क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। वंदना कुमारी बेस्ट में बेस्ट। सर्वे जिसे टू गुड, बहुत ही मस्त। गणेश सर कुछ छोड़ा, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, बहुत बढ़िया। ज्योति पटेल बेस्ट। दिव्यांग सुपर। अंशुम मोगा वेरी पावरफुल, थैंक यू सर। गुड्डू कुमार, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब आते हैं सीसैट के ऊपर, यूपीएससी ट्रेंड एनालिसिस टॉपिक वाइज आपके सामने देख सकते हैं।
कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। तो अब आपको दोनों पर इक्वल भाई मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने बेटा यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस। फिर रीजनिंग में कहां कहां से आ रहे हैं देख सकते हैं, यानी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, एनालिटिकल रीजनिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो आप देख सकते हैं। तो अब इसके बारे में भी बहुत सी बातें बताई गई हैं, जैसे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन 17 तक पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मैथ आपका कैसा है कैसा नहीं है, तो अब 15 चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन स्वाभाविक रूप से मैं आपको कराने जा रहा हूं, सुनील अभिव्यक्ति, इसमें आपको सोचना नहीं बाकी, ठीक है। कैसे कैसे पढ़ना वो सारी चीजें, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग रवि सर, ये क्या पढ़ना है इसमें ये बता देगा, हालांकि इसको रवि सर डिक्टेट करेंगे बहुत बढ़िया से। एनालिटिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है। मतलब ये मैंने निकाल दिया जिस पर आपको फोकस करना है, ये पीवाईक्यू एनालिसिस से निकला, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि रैंडम मैंने कुछ रख दिया। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी आप, ठीक है ना, यही इस समय पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर्स, ठीक है। ऐसे ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्या क्या पढ़ना है, टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टेंस से क्या क्या देखना है, एल्जेब्रा इक्वेशन से क्या क्या देखना है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से क्या क्या देखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या क्या देखना है, यानी जो ये पिछले 15 सालों का एनालिसिस है, याद रखिएगा, वो सारी 13 सालों का। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्या क्या देखना है, वेन डायग्राम, सेल सेट थ्योरी से क्या क्या देखना है, ठीक है। तो ये आपके सामने, तो ये आपको ये चैप्टर भी दिया गया जिसमें रवि रंजन सर आपकी भरपूर मदद करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में मैं मंडे से आपकी जितनी भी राह हो सकती है सारी राह आसान कर दूंगा। 1 अप्रैल को ही, यानी 9 बजे आपको करा दूंगा, आपको क्या बोलते हैं ये विषय। उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले करके फिर 1 या 2 बजे के आसपास आपकी क्लास लगा करके कॉम्प्रिहेंशन एक लेक्चर ले दूंगा। 2 दिन का आपका कोटा पूरा कर दूंगा। फिर ऐसे ही तीसरे दिन चौथे दिन एक लेक्चर ले दूंगा, फिर 3 दिन का कोटा, क्योंकि जो मैं कराऊं उसको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अब 15 दिन पता चला मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूं, आप मेरे ही दिमाग से घूम रहे हो। एक टीचर एक कॉम्प्रिहेंशन को जितने एंगल से समझा देगा वो सफिशियंट हो जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी उसको आप प्रैक्टिस करके पहले कमांड में लें, डाउट पूछें, देन फिर आगे, देन फिर आगे, देन फिर आगे। तो कोटा हम लोगों को नहीं पूरा करना है। तो ये आपके सामने हो गया बच्चों, ठीक है, पूरा का पूरा। अब आता है बीजे बैच, बाइलिंगुअल रहेगा, प्रीलिम्स की अंतिम जीत। और खास कर ये जो जॉब वाले हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं, यानी जिनके पास समय की कमी, अब आप लोगों के लिए ये समझिए कि ब्रह्मास्त्र है जो जॉब वाले। तो आपके भाई बंधु जो होंगे उनको भी आप भेज दीजिएगा। दूसरों का कल्याण करने से अपना कल्याण होता है, ठीक है। तो आप सब मैंने बता ही दिया। 1 अप्रैल सुबह 9 बजे हम मिलेंगे, ठीक है। 3 सेशन इसमें है एक ही सेशन में। अगर आप केवल टॉप 100 और सीसेट पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए फीस 499। अगर आप केवल लाइव एमसीक्यू सेशन लेना चाहते हैं तो 99। अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो 499 है, और अगर आप पूरा लेना चाहते हैं तो 999 है। और ये हमारे फोन नंबर हैं जिन पर आप कनेक्ट हो करके सारी जानकारी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले से अवेलेबल है उनको केवल 249 रुपए में मिलेगा, ठीक है। इन तीनों में किसी में भी वो एनरोल है। थैंक यू सो मच बेटा। अब मैं आपको हिंदू का लेक्चर अभी भेज दिया जाएगा, शायद अपलोड हो गया क्या, एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। हिंदू की पीडीएफ अगर अपलोड हो गई हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो भी कल का ही हो पाया है, आज का नहीं हो पाया, उसके पीछे रीजन था, आज हम लोग इसी में लगे रह गए, ठीक है। तो
ओके बच्चों, पीडीएफ अपलोड हो गई है। मैं एक बार बता देता हूं क्या क्या कंटेंट है, जिससे कि यानी मैंने स्टार्टिंग में सब बता ही दिया, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कल इस पर फिर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। जल संरक्षण में समुदायों की भूमिका, फेमा और ईडी पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर फ्रेमवर्क, जो मैंने बहुत इजीली बता दिया है, इसको जरूर प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा। अंटार्कटिका का बेड मैप, इस पर भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ठीक है। तो जल संरक्षण में समुदायों की भूमिका बहुत बढ़िया से बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर कल हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कंटेंट रेडी है सब, तो पीडीएफ अपलोड है, पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 24 वाले और सॉरी 25 वाले केवल प्रीलिम्स के एंगल से ही पीडीएफ ही पढ़िएगा, मेंस वाला आईक्यू आईपी तो एकदम आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं और खूब मेहनत करते हैं। 26 वाले अभी से ही प्रीलिम्स के लिए लगना है, तभी जाकर के हम 26 में इजी महसूस करेंगे, क्योंकि टफ एग्जाम है ये। जो बच्चे एक बार पास कर लेते हैं वही री अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय, थैंक यू।